हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति के ऊपर ये बनाने जा रहा हूँ वीडियो। अमेरिका, आप सभी लोग पता होगा कि अमेरिका में कल रिपब्लिकन पार्टी के नेता और पहले राष्ट्रपति रह चुके 2017 से 2021 20 जनवरी तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी 16 से 20 आप कह सकते हैं, 16 में उनका चुनाव हुआ था। उन्होंने अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। आप लोगों को भी पता होगा कि पहले 4 मार्च को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो 32वें अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे, एक्चुअली उन्होंने 1932 के बाद न्यू डील की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य महान मंदी से, आर्थिक मंदी से अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों को उबारना था, खास करके अमेरिका को उबारना था। उसके बाद मार्शल योजना की घोषणा हुई थी, जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों, जो आज हैं यानी करीब 28 यूरोपीय देशों को आर्थिक मंदी से उबारना था। तो हम आज चर्चा करेंगे अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन, और 1945 अप्रैल में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की डेथ हो गई। मुझे लगता है 12 अप्रैल को ही हैरी एस ट्रूमैन ने पदभार संभाला। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन बहुत प्रसिद्ध है, जो कि कम्युनिस्टों को कंटेन करने के लिए चलाई गई थी, यानी लागू हुई थी। उन्हीं के निर्देशन 1953 तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। उन्हीं के समय में 1949 में नाटो अस्तित्व में आया, अप्रैल में ही, यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मृत्यु के 4 साल बाद अस्तित्व में आया नाटो, नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी अटलांटिक के उत्तर में रहने वाले सभी देशों का एक ये सैन्य संगठन है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं यह एक डिफेंस ट्रीटी है, जिसमें यूरोपीय संघ प्लस ब्रिटेन तो ब्रेग्जिट के बाद 2015 के बाद निकल गया था, लेकिन अभी भी ब्रिटेन नाटो का सदस्य है और महत्वपूर्ण सदस्य है, क्योंकि अमेरिका को ही वो फॉलो करता है। तो हैरी एस ट्रूमैन जो वाइस प्रेसिडेंट थे, 82 दिन तक संभवतः वाइस प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चौथी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उनके समय तक 4 मार्च को ही अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता था, लेकिन उसके बाद 20वें संविधान संशोधन को पारित करा दिया गया और उसके बाद राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेने लगे, यानी 4 मार्च की जगह उसको एडवांस किया गया, 20 जनवरी कर दिया गया। 20 जनवरी को शपथ लेने लगे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति अब 20 जनवरी को शपथ लेते हैं, नवंबर के फर्स्ट वीक में, जो दूसरा मंगलवार संभवतः होता है, सेकंड ट्यूसडे को या फर्स्ट ट्यूसडे को, यानी 8 नवंबर के पहले हो ही जाता है। तो ये इलेक्शन होता है और हर चीज़ की वहाँ डेट तय है और 20 जनवरी को शपथ होता है। तो कल रिपब्लिकन पार्टी के नेता और डोनाल्ड ट्रंप, जो नवंबर 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य थीं और राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी भी थीं, कमला हैरिस जो कि इस समय अमेरिका के अभी कुछ दिन पहले तक, यानी परसों तक, अमेरिका में जब जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति थे उसमें वो वाइस प्रेसिडेंट थी। अब तो जेडी हैंस हो गए हैं वहाँ के, या जेडी मेंस नाम दिया गया, वो उषा मेंस या उषा हंस भारतीय मूल की महिला है, 19 उनकी शादी हुई है। तो इस प्रकार से उन्होंने भी कल शपथ लिया। इस प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट अगर 1.5 साल से कम समय तक वाइस प्रेसिडेंट रहता है तो वह फुल टर्म राष्ट्रपति रह सकता है, यानी जो 2 बार राष्ट्रपति रखने की परंपरा है, वहाँ चूंकि वाइस प्रेसिडेंट रनिंग मेट होता है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के समय जो प्रस्ताव आया था
4 मार्च को 20 जनवरी करने का वह विधेयक पारित हो गया था। 20वां संविधान संशोधन अधिनियम इसको कहते हैं। और इसके बाद वहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेने लगा। तो कल डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले लिया अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में। वो रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। वो वर्ष 2016 से 2020 तक यानी 21 आप कह सकते हैं 20 जनवरी 21 तक वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और यानी 4 साल अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है। 20 जनवरी को शपथ लेता है तो अगले 20 जनवरी तक जब भी 4 साल हो वो रहता ही रहता है। तो ऑड ईयर में आता है वो। इवन ईयर में चुनाव होता है, ऑड ईयर में वह शपथ लेता है और बाकायदे अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी सभा में जो कहा था, आते ही उन्होंने कहा जा रहा 78 फैसले जो बाइडेन के बदल दिए। यही नहीं, जो मेक्सिको की खाड़ी थी, गल्फ ऑफ मेक्सिको जिसको कहा जाता था, उसको अमेरिकी खाड़ी करने और पनामा पर भी चोट किया है। उनके अनुसार पनामा पर चीनियों का नियंत्रण होने लगा था, जिसको कि वो कतई बर्दाश्त नहीं करते और फिर से अमेरिका का नियंत्रण स्थापित करने के लिए काम करेंगे। तीसरा जो फैसला था उनका इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर के। अब जैसे देखिए बांग्लादेशी सैफ अली खान पर ये मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने हमला कर दिया था उनके घर में घुस करके। तब से बांग्लादेशियों को की अवैध एंट्री को लेकर के राजनेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स हर देश की एक समस्या रहे हैं। और जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से भारत में या सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उसके बाद भारत में बांग्लादेशियों विशेषकर रोहिंग्याओं को हटाने की एक मुहिम सी चल पड़ी है। सभी बड़े जगहों पर शहरों में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको हटाने की मुहिम चल रही है। बीजेपी के एक नेता बोल रहे थे कि झारखंड में जो लोकल झारखंडी लैंग्वेज नहीं बोल सकता, इसका मतलब पक्का वह बांग्लादेशी है। खैर जो भी है, अब तो झारखंड में चुनाव हो गया, अब तो वहाँ का मुद्दा थम गया है। देखना है दिल्ली में क्या होता है। बहरहाल मोटे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इलीगल रूप से इमिग्रेंट से, आप प्रवासी बोलते हैं, यानी जो अमेरिका में आए हुए थे दूसरे देशों से और अवैध तरीके से रह रहे थे, उसमें मेक्सिको, भारत और कुछ अन्य जगहों के लोग भी शामिल थे। तो उनको हटाने की मुहिम पर अमेरिकी पुलिस लग गई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी भाषण में जो कहा था उसके संबंध में भी एक फाइल पर साइन उन्होंने कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला आया कि उन्होंने कहा कि भाई हम 2 ही जेंडर को मानते हैं, महिला और पुरुष। ये थर्ड जेंडर ये एक मिसनोमर है। दूसरे शब्दों में आप मोटे तौर पर ये समझिए थर्ड जेंडर बन करके और आप महिला बन जाते हैं लेकिन होते आप पुरुष हैं। और ऐसी दिशा में ओलंपिक वगैरह में जैसे इटली के एक प्रतिस्पर्धी को एक अफ्रीकी मूल के थर्ड जेंडर ने, जो कि महिला अपने आप को पोज करता था, मार के घायल कर दिया था और वो बेचारी सरेंडर कर गई थी। यानी महिला महिला के बीच अगर खेल हुआ रहता तो निश्चित रूप से इटली की इस महिला बॉक्सर की स्थिति ऐसी नहीं होती। इसीलिए इसी के मद्देनज़र परहैप्स डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अमेरिका में 2 ही जेंडर माने जाएंगे, स्त्री या पुरुष। ये थर्ड जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह गलत है। दूसरे शब्दों में हम थर्ड जेंडर को नहीं मानते। LGBTQ एक मिसनोमर है। L से होता है लेस्बियन, यानी जब स्त्री स्त्री से प्यार करती है। G का मतलब होता है कि जब पुरुष पुरुष से प्यार करता है। B का मतलब बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों जेंडर के लक्षण होते हैं। ट्रांसजेंडर जो अपना लैंगिक परिवर्तन कराते हैं। और क्वीयर जिनका सेक्सुअल व्यवहार यानी लैंगिक व्यवहार अजीबोगरीब होता है। तो इस प्रकार से LGBTQ को डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानते। यही नहीं, उन्होंने कनाडा, चीन, मेक्सिको आदि से होने वाले आयातित सामानों पर 25% टैक्स बढ़ाने का भी
ऐलान किया और उससे संबंधित फाइल पर भी सिग्नेचर किया, उसमें भारतीय कंपनियों पर भी इसका बुरा असर होगा। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करते हैं। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो मोदी की पॉलिसी से 3 अर्थों में मेल खाती है। जैसे अमेरिका फर्स्ट, जैसे इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति की सर्वोच्चता, या जिसको कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, उसको लेकर के मोदी चलते हैं। ये आरएसएस की विचारधारा मानी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका फर्स्ट का नारा ऐसे ही लेकर के चले हैं। दूसरा, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये चाहते हैं कि भारत एक महान देश बने। इसी प्रकार से अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए वो भी काम करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी काम करेंगे। और तीसरा, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में हर आदमी जो है वो राष्ट्रवाद की अलग जगाए, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हो, जो नहीं होगा उसके खिलाफ मुकदमेबाजी होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यही बात अमेरिका में भी देखने को मिलेगी। जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किया है, जिस तरह के फाइल पर साइन किया है, जो अमेरिका को महान बनाने की दिशा में काम नहीं करेगा। इसीलिए तो उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी जो अवैध रूप से आप्रवासी रह रहे थे अमेरिका में, दूसरे देशों के निवासी थे जो जाकर अमेरिका में जॉब वगैरह के चक्कर में रह रहे थे, अपराध को भी बढ़ावा दे रहे थे, उनको बाहर निकालने का आदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसी में कहीं न कहीं छिपा हुआ है सेना को राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत करना। तो वो भारत में भी होता है, वो अमेरिका में भी होता है। तो 3 तो मुख्य रूप से जो नरेंद्र मोदी का नारा था वो डोनाल्ड ट्रंप भी लेकर के चलते हैं। इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो भारत में जश्न मनाया गया था। कहा जाता है जो बाइडेन के शह पर ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और शेख हसीना को वहां से अपदस्थ करके भगाना पड़ा वहां की सेना को। और उसके बाद से मोहम्मद यूनुस वहां के कार्यवाहक मुख्य सलाहकार, जो कि प्रधानमंत्री का भी काम देखता है, मुख्य कार्यपालक का, चीफ एग्जीक्यूटिव का काम देखता है देश के, तो वही काम वो कर रहे हैं। उनके और भी परामर्श उनको देने वाले लोग हैं, लेकिन वो कट्टर इस्लामिक सोच के हैं और भारत विरोधी मुहिम में लगे रहते हैं। उन्होंने शेख हसीना की वापसी तक की मांग कर दिया भारत से, जो कि भारत करेगा नहीं, ये उनको ही पता है। सही वक्त का इंतजार करता है भारत, तभी जाकर के शेख हसीना को वापस करेगा, बांग्लादेश से जाकर सीधे वहाँ वो सत्ता संभालें। और उनकी सुरक्षा के लिए मुझे लगता है भारतीय सैनिकों का एक जत्था भी जाएगा। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से दुनिया में कुछ लोग तो हड़के हुए हैं, कुछ लोग डर के साए में जी रहे हैं, तो कुछ लोग जो है अति उत्साहित भी है। जैसे भारत में जो कहा जा रहा है लेफ्टिस्ट लिबरल है, वह डोनाल्ड ट्रंप के आने से बहुत चिढ़ा हुआ है। लेकिन जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी लोग हैं, जो बीजेपी और आरएसएस के माइंड से ग्रसित हैं लोग, उन लोग बारे में कहा जा रहा है वो लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करते हैं। रही बात युद्ध की, तो युद्ध से शांति की ओर वो भी चाहते हैं। यूक्रेन का कई बार उन्होंने जिक्र किया, और यूक्रेन रूस युद्ध और मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व में जो युद्ध चल रहा है उसको समाप्त करवाने का उन्होंने प्रण लिया। शांति की बात नरेंद्र मोदी भी करते हैं। वो साफ साफ कहते हैं भाई, मैं, जैसे अभी उन्होंने एक एंकर को इंटरव्यू देते समय ये कहा था कि कामत को कहा था, निखिल कामत को कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहली बार उनका सामना हुआ था। यह एक प्रकार का पॉडकास्ट था, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ। उन्होंने कहा था कि ये बात गलत है कि मैं तटस्थ हूँ रूस और यूक्रेन के युद्ध में, हम एक्टिव हैं, हम शांति चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, रूस और यूक्रेन युद्ध में के बीच हम शांति चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो भी डरे होंगे, क्योंकि अमेरिका में से जो खाद पानी उनको मिलता था, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के उस समय
वह बंद हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप दबाव डालें जेलेंस्की पर कि वो रूस के साथ समझौता यानी व्लादिमीर पुतिन के साथ समझौता कर लें। इसी प्रकार का दबाव वो व्लादिमीर पुतिन पर भी डाल सकते हैं। मिडिल ईस्ट में जो बाइडेन जाते जाते एक्चुअली इजराइल और हमास पर दबाव बनवा करके उन्होंने एक समझौता करा दिया जो आज से प्रभावी भी हो गया कि भाई ऐसा है गाजा पट्टी हो या पश्चिमी किनारा हो, वहाँ इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई रोकेगा और हमास तथा इजराइल एक दूसरे के साथ बंधकों की रिहाई का आदान प्रदान करेंगे। तो हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा भी किया है, वो महिलाएं हैं, और वो अपने परिवार से मिल करके बहुत रोई बिलखी और अपने पुराने दिनों को याद किया और अब बहुत खुश भी है। तो इस प्रकार से कहा जा रहा 19 लोगों को इजराइल ने भी रिहा किया। अब अभी तक तो 3 ही लोगों को छोड़ा है हमास। अब कितने लोग जीवित हैं, उसके शिविर में कितने लोग रह गए हैं, ये तो हमास ही बता सकता है। आने वाले समय में और कुछ होगा तो और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।